आजकल एक वॉर चल रहा है। नहीं, मैं उस टैरिफ वॉर की बात नहीं कर रहा जिसके बारे में आप रोज पढ़ते ही होंगे। नहीं, मैं रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर रहा हूँ। मैं तो उस लड़ाई की बात कर रहा हूँ जो डायमंड्स के बीच चल रही है। नेचुरल डायमंड वर्सेस लैब ग्रोन डायमंड। 2023 में जब मोदी जी यूएसए गए थे तब उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट की वाइफ जिल बाइडन को एक डायमंड गिफ्ट किया था जो आर्टिफिशियल था लेकिन फेक नहीं था। ये डायमंड ओरिजिनल था मगर किसी माइन से नहीं निकाला गया था। ये बनाया गया था इंडिया में एक लैब में। इस इंसिडेंट के बाद लैब ग्रोन डायमंड्स काफी चर्चा में आ गए। काफी सवाल खड़े हुए इनकी जेन्युइनिटी पर, इनकी कॉस्ट पर। डायमंड्स जो कि रेयर मटेरियल हैं, अगर हम इन्हें लैब में बनाना शुरू कर दें तो क्या होगा? किसी भी चीज के रेट ज्यादा तब होते हैं जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। अगर डायमंड्स की सप्लाई अनलिमिटेड हो गई तो क्या हीरा सदा के लिए रहेगा? मजे की बात तो ये है कि एक टाइम ऐसा था जब हीरे इतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं हुआ करते थे। हिस्ट्री में इनकी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्हें जानबूझकर महंगा बनाया गया। मगर कैसे? आज के वीडियो में हम डायमंड्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे लैब ग्रोन डायमंड्स इस मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों में कॉस्ट डिफरेंस क्या है, दोनों की रीसेल वैल्यू क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, इन सब पर बात होगी। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले समझते हैं कि डायमंड क्या होता है। जब कार्बन को एक्सट्रीम प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। मगर ये एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर हमें अर्थ के क्रस्ट पर नहीं मिलता। इसके लिए हमें अर्थ के क्रस्ट के नीचे वाली लेयर पर जाना पड़ता है जिसे हम मेंटल कहते हैं। इसी मेंटल के अंदर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर कार्बन पार्टिकल्स डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओकेजनल वोल्केनिक इरप्शंस के कारण ये डायमंड पार्टिकल्स अर्थ के क्रस्ट पर आ जाते हैं और फिर हम माइंस बना कर इन डायमंड्स को अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डायमंड की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि अर्थ पर नेचुरली पाए जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है। डायमंड को कोई भी दूसरा मटेरियल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि डायमंड को काटने के लिए भी हमें दूसरे डायमंड की जरूरत पड़ती है। माना जाता है कि डायमंड्स की सबसे पहली डिस्कवरी इंडिया में हुई थी 2500 बीसी के अराउंड और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डायमंड्स का पहला रिटर्न अकाउंट मिला है। काफी लंबे समय तक इंडिया वर्ल्ड का ओनली डायमंड सोर्स था। इसके बाद कई जगहों पर डायमंड्स मिलने लगे, जैसे कि 1726 में ब्राजील में मिले, इसके बाद साउथ अफ्रीका में मिले और अभी रिसेंटली रशिया में मिले हैं। लेकिन 1726 में ब्राजील में जो डायमंड्स मिले थे वो इंफीरियर क्वालिटी के थे, मगर यूरोपियंस उन्हें पसंद नहीं करते थे और इंडियन डायमंड्स की ही वैल्यू हुआ करती थी। इसीलिए पोर्चुगीज ट्रेडर्स क्या करते थे कि वो ब्राजील से डायमंड्स गोवा लाते थे और वहां पर इंडिया का ठप्पा लगाकर गोवा से डायमंड्स यूरोप शिफ्ट कर देते थे ताकि लोगों को लगे कि ये इंडियन डायमंड्स ही हैं। तो ये रिस्पेक्ट थी हमारे डायमंड्स की। 18th सेंचुरी में इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगी थी। इसका कारण ये था कि हमारी माइंस में डायमंड खत्म हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राजील में भर भर के डायमंड्स मिलने लगे थे और इस समय तक यूरोप में डायमंड्स का एक तगड़ा क्रेज बनने लगा था, स्पेशली एंगेजमेंट रिंग्स का, जो आज भी हमें इंग्लिश मूवीज में देखने को मिलता है। 1914 में एक ब्रिटिश आदमी ने एक फर्म एस्टेब्लिश की जिसका नाम था डेबियर्स। सेसिल रोड्स नाम का एक बिजनेसमैन धीरे धीरे डायमंड की मार्केट पर अपना कब्जा बनाने लगा। वर्ल्ड की 90% सप्लाई सिर्फ ये एक कंपनी डेबियर्स कंट्रोल करती थी। डेबियर्स ना सिर्फ माइनिंग करती थी बल्कि डायमंड्स को प्रोसेस करना, उन्हें पॉलिश करना, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना और फिर बाद में मार्केट में बेचना, ये सारे काम किया करती थी। धीरे धीरे इन्होंने दूसरी माइंस को एक्वायर करना शुरू कर दिया। डेबियर्स ने धीरे धीरे डायमंड की मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया और एक तरफ से डायमंड की सप्लाई को कंट्रोल करने लगे। वो डायमंड की डिमांड को बढ़ाते, उसे प्रमोट करते, लोगों को उकसाते कि आप डायमंड खरीदिए। मगर डायमंड की माइनिंग पर उन्होंने एक चेक लगा दिया और डायमंड कम प्रोड्यूस करने लगे। कम प्रोडक्शन से हुआ ये कि डायमंड की डिमांड बढ़ने लगी और रेयर मेटल होने के कारण इसके प्राइसेस शूट होने लगे। लोगों को लगने लगा कि डायमंड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट लाइक गोल्ड और इसके प्राइसेस हमेशा बढ़ते जाएंगे। 1947 में डेबियर्स कंपनी ने एक स्लोगन लॉन्च किया, डायमंड इज फॉर एवर, मतलब हीरा है सदा के लिए। इस कैंपेन ने डायमंड को लव से, मेरिट से जोड़ा और लोगों को कन्विंस कर दिया कि एक बार अगर आप डायमंड खरीद लेंगे तो ये कभी खराब नहीं होगा, इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी और आप इसे वापस उसी दाम में या फिर उससे ज्यादा दाम में जो उस वक्त मार्केट में होगा उस पर बेच सकते हैं। डायमंड को लोग इन्वेस्टमेंट की तरह समझने लगे। इन्होंने इतना अग्रेसिव कैंपेन किया कि 1950 के बाद यूरोप और यूएसए में एंगेजमेंट रिंग में डायमंड होना बहुत जरूरी हुआ करता था। एक रूल भी बना दिया गया था
कि एक आदमी की 2 महीने की सैलरी के बराबर का डायमंड उसे खरीदकर एंगेजमेंट में अपनी वुड-बी वाइफ को देना होगा। डेबियस ने जो मोनोपोली बनाई थी डायमंड मार्केट पर, उसका रिजल्ट ये हुआ कि डायमंड का क्रेज और प्राइसेस बढ़ने लगे। धीरे धीरे साउथ अफ्रीका की माइंस में डायमंड कम हुए, डेबियस की मोनोपोली कम हुई, मगर डायमंड्स का जो क्रेज बढ़ा था वो कम नहीं हुआ। रशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में नई डायमंड माइंस मिलने लगी। इन्होंने डेबियस की मोनोपोली को चैलेंज किया, मगर डायमंड के प्राइसेस को कम नहीं होने दिया। सप्लाई को एक रेगुलेटेड वे में कंट्रोल करके डायमंड की डिमांड को हमेशा अप रखा। आज की डेट में रशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर है और एल्रोसा नाम की एक माइनिंग कंपनी है जो रशिया के 90% से भी ज्यादा डायमंड सप्लाई को कंट्रोल करती है। क्योंकि डायमंड को बनाने का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसीलिए हम यही प्रोसेस लैब में भी कर सकते हैं। वही हीट और प्रेशर हम लेबोरेटरी के अंदर कार्बन पर डालें तो डायमंड लैब के अंदर बन जाता है। ऐसे डायमंड्स को आर्टिफिशियल डायमंड्स या लैब ग्रोन डायमंड कहा जाता है। 1954 में जनरल इलेक्ट्रिक ने पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था ऐसे डायमंड बनाने का। शुरुआत में लैब ग्रोन डायमंड्स सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए सूटेबल थे, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरे, इनोवेशन बढ़ा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और आज के दिन ये पॉसिबल है कि वही हाई क्वालिटी ज्वेलरी ग्रेड डायमंड हम लैब के अंदर बना लें जो जमीन के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। आज के दिन एक लैब ग्रोन डायमंड और एक नेचुरल डायमंड के बीच में डिफरेंस बता पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वही सेम शेप, वही साइज, वही कलर और उतनी क्लैरिटी, बस फर्क यह है कि लैब ग्रोन डायमंड्स को बनाना नेचुरल डायमंड की माइनिंग के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा सस्ता है। टेक्निकली दोनों ही प्योर डायमंड है, दोनों कार्बन है, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, इनकी हार्डनेस, फिजिकल, केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल सेम है। जिन लैब्स में नेचुरल डायमंड को सर्टिफाई किया जाता है उन्हीं लैब्स में लैब ग्रोन डायमंड भी सर्टिफाई होते हैं, जैसे इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या फिर जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। लोगों में धीरे धीरे इनका ट्रेंड बढ़ रहा है और लोग नेचुरल डायमंड की जगह लैब ग्रोन डायमंड को प्रेफर कर रहे हैं। इनको बनाना ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि अगर हम बात करें कार्बन एमिशंस की तो सिर्फ 0.028 ग्राम कार्बन रिलीज होता है पर कैरेट लैब ग्रोन डायमंड की प्रोडक्शन में, तो वहीं एक नेचुरल डायमंड को बनाने में 1 लाख गुना ज्यादा कार्बन एमिशन देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से लैब ग्रोन डायमंड्स की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। 2020 से 2023 के बीच लैब ग्रोन डायमंड्स की कीमत 59% गिर गई और अभी ये 40% और गिर सकती है। आज के दिन डेबियस जैसी कंपनी को भी मजबूर होना पड़ रहा है अपने डायमंड्स की कीमत कम करने पर, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड उनकी मोनोपोली तोड़ रहे हैं। आज की डेट में लैब ग्रोन डायमंड नेचुरल डायमंड के कंपैरिजन में 70 से 80% तक सस्ते हो चुके हैं। एक असली हीरे की कीमत 4 से 5 लाख रुपए होती है, लेकिन अगर वही लैब में बनाओ तो वो आपको 40 से 50 हजार में ही मिल जाएगा। भारत के हर घर में आपको गोल्ड तो मिल जाएगा, लेकिन डायमंड 10% घरों में भी नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है और डायमंड एक लग्जरी जो अब अफोर्डेबल भी हो गई है। लैब में एक डायमंड को बनाने के 2 तरीके होते हैं, पहला CVD या केमिकल वेपर डिपोजिशन और दूसरा HPHT मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। चाइना दुनिया में लैब ग्रोन डायमंड्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन क्वालिटी वाइज वो इंडिया से पीछे है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लैब ग्रोन डायमंड CVD के तरीके से बनते हैं जो क्वालिटी में सुपीरियर होते हैं। चाइना अपने लैब ग्रोन डायमंड HPHT मेथड से बनाता है। इससे डायमंड 3 से 4 दिन में तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन वो लो क्वालिटी के होते हैं। USA लैब ग्रोन डायमंड्स का सबसे बड़ा खरीदार है, जहाँ ग्लोबल वॉल्यूम का 75% बेचा जाता है। और तो लैब ग्रोन डायमंड टोटल एंगेजमेंट रिंग मार्केट का 10% मार्केट शेयर ले चुके हैं। US में 1 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड की कीमत करीब $900 है, जबकि नेचुरल डायमंड $5000 का मिलता है। लैब ग्रोन डायमंड्स का असली क्रेज तो USA में दिखाई देता है, जहां साल 2024 में 45% एंगेजमेंट रिंग्स लैब ग्रोन डायमंड से ही बनी थी। 2020 में ओवरऑल डायमंड सेल्स में लैब ग्रोन डायमंड्स का शेयर सिर्फ 2.4% था, जो 2023 में बढ़कर 9.3% तक पहुंच चुका है। इंडिया के पास अभी ग्लोबल प्रोडक्शन मार्केट का 25% है। जेफरीज जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके मुताबिक 2018 से 2022 के बीच में लैब ग्रोन डायमंड्स का मार्केट 4 गुना बढ़ा था। इंडिया में आज लैब ग्रोन डायमंड्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जहां 2017 तक सिर्फ 4-5 कंपनियां थी इस सेक्टर में, लेकिन उसके बाद आज स्टार्टअप्स की लाइन लग चुकी है। 2019 में शुरू हुई लाइमलाइट डायमंड्स ने जहां पहले साल 15 करोड़ का रेवेन्यू किया था, वो आज बढ़ के 70 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। उसी तरह से ज्वेल बॉक्स का रेवेन्यू भी डबल हो गया है और 3 साल में इन्होंने 10 से ज्यादा शोरूम भी खोल दिए हैं।
अगर हम बात करें रीसेल वैल्यू की, तो लैब ग्रोन डायमंड्स की रीसेल वैल्यू नेचुरल डायमंड्स के कंपैरिजन में काफी कम होती है। नेचुरल डायमंड्स को लोग इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं क्योंकि ये रेयर होते हैं और इनकी सप्लाई लिमिटेड होती है। दूसरी तरफ लैब ग्रोन डायमंड आप जितना चाहे बना लो अपनी लेबोरेटरी में। बात सिर्फ प्राइस और रीसेल वैल्यू की नहीं है, लग्जरी ज्वेलरी की दुनिया में साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेचुरल डायमंड्स को लग्जरी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जोड़ा जाता है, इसीलिए शादियों और स्पेशल ओकेजन्स में ये इतने पॉपुलर हैं। इनकी इमोशनल वैल्यू और रेयरिटी इन्हें और ज्यादा अपीलिंग बनाती है। दूसरी तरफ लैब ग्रोन डायमंड सस्ते और सस्टेनेबल होते हैं। ये नए एनवायरनमेंट कॉन्शियस और कॉस्ट कॉन्शियस बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लैब ग्रोन डायमंड एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है, सस्टेनेबल भी है और बिल्कुल डायमंड जैसा दिखता है। 2025 में दुनिया में लैब ग्रोन डायमंड्स का मार्केट साइज 29.73 बिलियन डॉलर का है, जो बढ़कर 2034 तक 97.85 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है विद अ CAGR ऑफ 14.15%। नेचुरल डायमंड्स बेटर हैं लैब ग्रोन डायमंड्स, ये एक पर्सनल चॉइस है। मेरे हिसाब से अगर कोई सिर्फ अच्छी ज्वेलरी पहनना चाहता है तो उसके लिए लैब ग्रोन डायमंड काफी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर कोई सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डायमंड लेना चाहता है तो रीसेल वैल्यू तो सिर्फ नेचुरल डायमंड्स की ही है। वैसे नेचुरल डायमंड्स में भी ऐसा कोई खास अप्रिसिएशन नहीं मिलता। आपको क्या बेटर लगता है, रीजन के साथ कमेंट्स में बताना।